Okay, good morning everyone. So today we'll be dealing with module number 2. Okay, in module number 2, what we'll be doing, we'll be analyzing by analysis of indeterminate structures. Okay, indeterminate structures. So till now you can already find out if you are given a structures, you can find out is it determinate और indeterminate. ठीक है, फ्रेम स्ट्रस और बीम्स आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि डिटर्मिनेंट है कि इंडिटर्मिनेंट है. तो बेस्ड ऑन दी टाइप ऑफ स्ट्रक्चर वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स. ठीक है, डिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर्स के लिए कोई और मेथड्स है और इंडिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर्स के लिए कोई और मेथड्स है. Now, we have already mentioned पहला क्लास का पहला पेज है, you can check in the notes. हम लोग what do you mean by actual analysis? We are going to access in here. We are going to calculate various type of stress function, ठीक है. Various type of stress function means I just want to find out deflection कभी delta नहीं तो del. ठीक है, डिफ्लेक्शन हम लोग रोटेशन फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, हम लोग मोमेंट्स फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, shear फोर्स. तो बेसिकली दिस आर द स्ट्रेस फंक्शंस दैट वी आर टॉकिंग अबाउट. ठीक है, तो एनालिसिस मतलब हम लोग बेसिकली ये सब सारा चीज कैलकुलेट करेंगे जो भी हम लोग को एक एनालाइज करने में हेल्प करेंगे. ओके, नाउ ओके, वन सेकेंड, लेट मी rub this part. Okay, now हम लोगों ने डायरेक्टली वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर्स. हालांकि आपका एनालिसिस ऑफ डिटरमिनेट स्ट्रक्चर्स डिटरमिनेट स्ट्रक्चर्स आपका मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड मोस्ट प्रोबेबली मॉड्यूल आपका 6 या 7 में होगा. तो आई थिंक सो दैट कैन बी कवर्ड आउट देयर आल्सो. ठीक है, वी विल बी स्टार्टिंग विद इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर्स. कोई प्रॉब्लम नहीं होगा अगर हम लोग उस हिसाब से भी करेंगे. ठीक है, तो लेट्स बिगिन. ठीक है, तो टिल नाउ यू व्हाट यू डू, यू कैन फाइंड आउट. अभी तक क्या हुआ, आप लोग फाइंड आउट कर डीएस फाइंड आउट कर सकते हैं, डीएससी, डीएसआई और डीके फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, तो इन बेसिस पे क्या होगा, इन बेसिस पे आप लोग एक स्ट्रक्चर डिटर्मिनेंट है कि नहीं, सॉरी एक डिटर्मिनेंट कितना डिटर्मिनेंट है, कितना इनडिटर्मिनेंट है, वो सब फाइंड आउट कर सकते हैं. नाउ इन रियल लाइफ व्हाट आर द एडवांटेजेस, वी जस्ट वांट टू मेंशन व्हाट आर द एडवांटेजेस. ठीक है, को क्या एडवांटेजेस होंगे. जैसे मैक्सिमम आपको in real life you will get maximum indeterminate structures only. तो indeterminate structures हम लोग क्यों प्रेफर करते हैं, लेट्स सी. ठीक है, तो इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर्स मैंने नोट्स में भी दिया गया है. पहला एडवांटेजेस होगा कि उसका जनरली आपका लेस बेंडिंग मोमेंट होगा. ठीक है, आई होप यू नो व्हाट इज बेंडिंग मोमेंट. आप लोग का मॉस में शायद अभी पढ़ा भी रहा होगा, लाइक सो यू कैन learn about that. So it will be less bending moment. If I take an example out here, let me take a different color out here. Okay, ठीक है, एक सिंपली सपोर्टेड बीम ले रहे हैं हम लोग, एक साइड हिंज एक साइड रोलर, ऑफ कोर्स. ठीक है, और एक मैं
यूडीएल देना चाहता हूँ, ठीक है, यूडीएल दे दिया। नाउ इन दिस सिचुएशन अगर आप लोग जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम सीख रहे हैं, अगर इसका लेंथ आपको एल हुआ तो इसका बेंडिंग मोमेंट फाइनली कैसा बनेगा? इसका बेंडिंग मोमेंट बनेगा आपका, you just to remember, you don't have to remember this thing right now, okay? जैसे क्या शेप ड्रॉ कर रहा है वो इशू नहीं है, वो बाद में भी हम लोग कर सकते हैं। आई जस्ट वांट टू मेंशन कि लेस बेंडिंग मोमेंट कैसा हो, ठीक है? तो डेफिनेटली आपका बेंडिंग मोमेंट मान लीजिए कुछ ऐसा होगा, और मिड पॉइंट मिड में आपका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा। तो यहाँ आपका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट बी एम मैक्स आपका एक्चुअली डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8 है। ये डिटर्मिनेंट है डेफिनेटली, डिटर्मिनेंट बीम। और अगर मैंने उस तरफ से एक इनडिटर्मिनेट ले लिया, मान लीजिए एक फिक्स बीम ले लिया मैंने, ठीक है, कोई भी इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स ले सकते हैं आप, एक फिक्स बीम ले लिया, तो फिक्स बीम का बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आपका बेसिकली कैसा होता है मैं आपको दिखा देता हूँ। आई कैन लेटर ऑन स्टडी आल्सो दैट थिंग, ठीक है। Just a second. इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आपका होगा कैसे, मैं आपको दिखा देता हूँ, कुछ ऐसा होगा, ठीक है। ये कैसे होगा कैसे नहीं होगा आप लोग सॉन्ग में डेफिनेटली इसको पढ़ सकते हैं, और मे भी आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा। इसका इन दिस सिचुएशन आपका बेंडिंग मोमेंट इसका वैल्यू होता है जनरली, अगर ये एल है, इफ दिस इज एल, ठीक है, तो इसका वैल्यू होता है डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 24, ये वाला। और ये जो फिक्स एंड पे है वो हो गया आपका, ऑफ कोर्स ये माइनस है, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 12, ये डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 12, ठीक है, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 12। इफ मतलब यहाँ मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कौन सा हो गया? अगर मैं ध्यान से देखूं तो मान लीजिए मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हम लोग का यहाँ, ये तो छोटा हो गया, 24 से डिवाइड है तो 12, यही ये मैक्सिमम होगा। तो बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम कहाँ होगा? सपोर्ट पे, इसका वैल्यू है डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 12। तो आप अगर ठीक से देखे होंगे तो हम लोग का ये वाला इज ग्रेटर देन दिस वन। सो डिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर, ऐसा बहुत एग्जांपल्स दिया जा सकता है। तो देन जो डिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर है उसका बेंडिंग मोमेंट ज्यादा होता है और इसका कम इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। सो डेफिनेटली हम लोग बेंडिंग मोमेंट अगर कम कम वाला ही प्रेफर करेंगे, ज्यादा होगा तो ज्यादा हम लोग को उसको न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा उसको। वी हैव टू थिंक अबाउट दैट। वी डू नॉट वांट एनी स्ट्रक्चर, कोई भी बिल्डिंग बने कुछ भी बनाइए, वी डू नॉट वांट मोर बेंडिंग मोमेंट, नो। अदरवाइज मोर बेंडिंग मोमेंट के लिए आप लोग को जनरली, क्या मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, अगर बहुत ज्यादा बेंडिंग मोमेंट होता है उस मोमेंट को कैटर करने के लिए हम लोग जनरली रेनफोर्समेंट देते हैं, और बहुत सारा प्रोसेस और है। रेनफोर्समेंट जिसको सरिया बोलते हैं घर में, ठीक है, जिसको सरिया बोलते हैं, दैट यू गिव। सो मोर द बेंडिंग मोमेंट यू हैव टू गिव मोर रेनफोर्समेंट। ऐसा भी है कि बहुत ज्यादा रेनफोर्समेंट देने से भी मुश्किल है, तो वी डू नॉट वांट मोस्ट लाइक मोर बेंडिंग मोमेंट आउट हियर। सो इसलिए हम लोग इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर ज्यादा प्रेफर करते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, आपको पता लगा कि वी बेंडिंग मोमेंट इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर्स में लेस होता है। सिंस सिंस बेंडिंग मोमेंट इज लेस, ठीक है, तो बेंडिंग मोमेंट लेस है तो क्या होता है, बेंडिंग मोमेंट अगर लेस है तो जो हम लोग बीम या कॉलम जो भी बनाएंगे उसका एक्चुअली सेक्शन स्मॉल होगा, ठीक है। तो स्मॉल होगा मतलब बेंडिंग मोमेंट, अगर मतलब ये आपका स्ट्रक्चर्स पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। ये एक हो गया और एक बड़ा वाला हो गया, दिस वन, ठीक है। तो बेंडिंग मोमेंट अगर कम ही है तो वी कैन गो फॉर स्मॉलर सेक्शन आल्सो। तो स्मॉलर सेक्शन मतलब हम लोग छोटा सेक्शंस भी दे सकते हैं। तो छोटा सेक्शंस अगर देंगे तो बेसिकली आपका इकोनॉमिकल होता है चीजें। तो पैसे के मामले में भी इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है। अब 3 नंबर आते हैं,
3 नंबर पे आते हैं। 3 नंबर है लेस डिफ्लेक्शन, आते हैं लेस डिफ्लेक्शन। तो लेस डिफ्लेक्शन कैसे, ये डिफ्लेक्शन के बारे में हम लोग मॉस में भी पढ़ेंगे और इस सब्जेक्ट में भी पढ़ेंगे। पर अभी के लिए जस्ट यू टेक टेक एन एग्जांपल, ओके। तो अगर सिंपली सपोर्टेड हो गया, ये कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज है जो आप लोग को याद ऐसे भी रखना है, कोई भी एग्जाम हो कुछ भी हो तो आपका टाइम बचेगा और कुछ नहीं, अदरवाइज यू हैव टू लाइक, ओके। यही वाला स्ट्रक्चर ले रहे हैं हम लोग, यूडीएल है, एक सिंपली सपोर्टेड बीम है। तो इसका 1 सेकेंड, इसका जो डिफ्लेक्शन होगा, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन मतलब ये, ठीक है, डिफ्लेक्शन ये मिड पॉइंट में मैक्सिमम होगा, इसका वैल्यू है आपका डेल इक्वल टू 5/384, ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, ठीक है, डायरेक्ट स्टैंडर्ड वैल्यू है। डब्ल्यू एल, डब्ल्यू मतलब ये डब्ल्यू है, ठीक है, डब्ल्यू विथ लोड एक्चुअली, डब्ल्यू एल, एल इज द लेंथ ऑफ द बीम, ओके, और ई आई, ई इज द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। मतलब ये कि जब ये ई और आई यूज कर रहे हैं तो आप मटेरियल के बारे में, मटेरियल पे बहुत सारी चीज डिपेंड करेंगे, इसलिए ई मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, आई एम प्रीटी श्योर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आप लोगों ने पढ़ा होगा पहला मॉड्यूल मॉस में, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो डेफिनेटली पढ़ा होगा। तो अगर मान लीजिए कि डिटरमिनेंट स्ट्रक्चर्स में कुछ ऐसा आया, ये हो गया आपका स्टैंडर्ड वैल्यू। ना इफ यू टेक अनदर इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर्स व्हिच इज अ फिक्स्ड बीम, आप इंडिटरमिनेंट से निकाल सकते हैं, स्टैटिक इंडिटरमिनेंट से निकाल सकते हैं, आई थिंक सो वी आर नॉट गोइंग टू दैट पार्ट। आप लोग अभी इट इज एक्सपेक्टेड कि आप लोग ये चीज इजीली कर सकते हैं। तो इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर्स में जब हम लोग यूटीएल को कोई भी लोड देंगे, ठीक है, लोड देने से क्या होगा आपका, बेसिकली कुछ इस प्रकार का बनेगा। तो मतलब मिडिल में फिर से मैक्सिमम, तो इसका रिफ्लेक्शन का वैल्यू, स्टैंडर्ड वैल्यू है 1/384, ठीक है, WL4, ये W आपका WL⁴/EN। तो आप लोग अगर ध्यान से देखे होंगे, इसका डिफ्लेक्शन सिंपली सपोर्टेड पे इससे इससे ज्यादा है, 5 टाइम्स ज्यादा है। देखिए 1/384, दिस इज 5/384। So that means I can say deflection of determinate structures is greater than deflection of indeterminate structures, ठीक है। कभी कभी एक मैं बता देता हूँ, अच्छा बाद में बता देता हूँ ये। सो वी गेट वेरी लेस डिफ्लेक्शन। तो ज्यादा डिफ्लेक्ट होगा मतलब अगर आपका एक घर है, कोई भी आप मान लीजिए आपके घर में है, आपके घर में ये इसको कॉलम बोलते हैं, इसको बीम बोलते हैं, बीम के ऐसा हो गया, तो जो आदमी रहेगा दैट इज नॉट गोइंग टू फील सेफ, राइट। अगर वो स्टेबल भी रहा फिर भी अगर बीम ऐसे डिफ्लेक्ट होके आ गया तो दैट मींस देयर इज अ प्रॉब्लम, ठीक है। बीम हैज टू बी इन अ प्रॉपर प्लेन, वो अगर डिफ्लेक्ट हो जाएगा तो मुश्किल होगा। तो ज्यादा डिफ्लेक्शन हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। हालांकि ये जो डिफ्लेक्शन वगैरह है ये आप लोग का हम लोग परमिसिबल वैल्यू, कुछ कुछ परमिसिबल वैल्यू है कि जैसे 10 mm होना चाहिए, 15 mm होना चाहिए, ऐसे कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज है जो हम लोग डिजाइन करेंगे। आरसीसी जो सब्जेक्ट्स होते हैं तो उसमें ये सब हम लोग करेंगे। आरसीसी में बस देखेंगे कि डिफ्लेक्शन ज्यादा ना हो। यहाँ क्या करेंगे हम लोग, डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करेंगे। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एनालिसिस एंड डिजाइन, ठीक है। डिजाइन में ये देखेंगे जो एनालिसिस से, सपोज एक बिल्डिंग का एनालिसिस किया आप लोगों ने सब्जेक्ट के हिसाब से, तो एनालिसिस में पाया गया डेल्टा इज इक्वल टू 15 mm, तो आप लोगों ने फाइनल आंसर दे दिया कि डेल्टा इतना आएगा। तो आप अभी ये जब इंजीनियर के पास लेके जाएंगे, इंजीनियर जब उसको डिजाइन में मतलब यू विल पुट द एंटर इनपुट जब डालेगा तो ये पता लगेगा कि डिफ्लेक्शन आईएस कोड के हिसाब से परमिसिबल है कि आईएस कोड बोल के रखा है। मान लीजिए कुछ स्टैंडर्ड्स वैल्यूज है आईएस कोड जो होता है,
कुछ कोड्स है, ठीक है, इसके बारे में आप यू कैन नेक्स्ट सेम में आप लोग को ज्यादा यूज होगा, बाइबल कहते हैं इसको, ठीक है। तो कोड्स में इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से कहा गया है कि मान लीजिए कि मुझे बस 10 तक ही चाहिए, नहीं तो मुझे नहीं चाहिए, तो मतलब एनालिसिस में आपको फिर से वापस जाना पड़ेगा। ये पहला क्लास में ही हम लोग एक फ्लो चार्ट दिया था, वो पहला पहला क्लास में पहला जो पेजेस है, वो पहला पेज में जो फ्लो चार्ट दिया गया है, तो डेट यू कैन check it, ठीक है, that you can check it. Okay, so one more thing, okay, one more thing is that एक हो गया लेस डिफ्लेक्शन, और एक चीज है इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स जो होते हैं इंडिया आर मोर स्टेबल, ठीक है, ज्यादा स्टेबल होते हैं, तो वी प्रेफर, इसलिए हम लोग एक्चुअली इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स प्रेफर करते हैं, वो जनरली यही होता है, ठीक है। सो आप लोग नोट्स एक बार रेफर कर लीजिएगा, रेफर उसमें कुछ डिटेल्स में दिया गया है चीजें, ठीक है। कुछ डिसएडवांटेज भी है डेफिनेटली, ठीक है, डिसएडवांटेजेस भी है, और आप लोग उसको नोट से पढ़ सकते हैं, कुछ खास नहीं है वो चीज। ओके, तो बिफोर गोइंग टू द नेक्स्ट पार्ट आई जस्ट वांट टू मेंशन फ्यू थिंग्स कि डिटरमिनेंट स्ट्रक्चर्स में हम लोग जब डीएस निकालते थे, डीएस जब 0 होता था, दैट मीन्स इट इज अ डिटरमिनेंट स्ट्रक्चर्स। तो मान लीजिए डीएस आपका 1 हो गया, तो मतलब क्या, हम लोग को इक्विलिब्रियम इक्वेशन से, स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन जो 3 है, उससे अलावा भी एक इक्वेशन जरूरत होगा। क्या, क्यों जरूरत होगा? एक स्ट्रक्चर को सॉल्व करने, अगर कोई भी स्ट्रक्चर का मान लीजिए, कोई भी स्ट्रक्चर का फ्रेम ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए किसी तरह, ऐसे रैंडम, उसका वैल्यू डीएस का वैल्यू, स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी का वैल्यू 2 आया, 2 आया मतलब क्या है, मीनिंग है कि यू नीड एक्स्ट्रा टू इक्वेशन, टू एक्स्ट्रा इक्वेशन टू सॉल्व दिस। आपके पास ऑलरेडी 3 है, 3 आपका स्टैटिक इक्वेशन है, तो ये 3 से मतलब आपका सॉल्व नहीं होगा, और 2 चाहिए होगा, दैट मीन्स यहाँ 5 अननोन होगा, 5 अननोन है तो 3 तो सॉल्व हो जाएगा, पर 2 सॉल्व नहीं होगा, मान लीजिए ऐसा। तो ये जो 2 एक्स्ट्रा इक्वेशन है, इस एक्स्ट्रा इक्वेशन को हम लोग कहते हैं कॉम्पैटिबिलिटी इक्वेशन। जब मॉड्यूल थोड़ा और आगे जाएगा, हम लोग कंपैटिबिलिटी की इक्वेशन कैसे उसको यूज करते हैं, हम लोग डेफिनेटली उसको देखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया कंपैटिबिलिटी इक्वेशन, ठीक है, वो एक्स्ट्रा इक्वेशंस को। नाउ जो इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स, कोई भी इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स हो, वो इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स बेसिकली उसका जो एनालिसिस है, उसका जो एनालिसिस है, दिस एनालिसिस ऑफ indeterminate structures can be done by 2 ways। एक उसको कहते हैं फोर्स मेथड, ठीक है, और दूसरा को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट मेथड, ठीक है। एक को कहते हैं फोर्स मेथड। देखिए, whenever I give you this kind of videos, तो it is expected कि आप लोग उसको नोट्स में, अपने हिसाब से नोट्स में उसको एक राइटिंग में कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज मैं यहाँ बोलूंगा पर लिखूंगा नहीं, तो उस हिसाब से आप लोग उसको कांटेक्ट उसको रख सकते हैं, ठीक है। बाकी अदरवाइज तो नोट्स है ही आपके पास, पर कुछ कुछ चीजें होगा मैं बीच में बोलूंगा विच आई मे नॉट राइट, ओके। सो इट इज एक्सपेक्टेड कि आप लोग अपना नोट्स खुद बनाएं ये सब के लिए, ओके।
तो एनालिसिस ऑफ इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर्स आपका दो मेथड से किया जाता है, एक फोर्स मेथड, एक डिस्प्लेसमेंट मेथड्स। ओके, डिस्प्लेसमेंट मेथड। तो इस फोर्स मेथड में हम लोग का बेसिकली क्या होगा, हम लोग फोर्सेस को अननोन लेंगे, फोर्सेस आर टेकन अननोन, जैसे रिएक्शन फोर्सेस होंगे ऑल दिस। डिस्प्लेसमेंट में हम लोग क्या करेंगे, डेफिनेटली डिस्प्लेसमेंट को अननोन लेंगे। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या, कोई भी चीज डिस्प्लेस होना, दो तरह का डिस्प्लेस हो सकता है, याद रखिए। ठीक है, कोई भी एक बॉडी डिस्प्लेस दो तरह का हो सकता है। एक होता है आपका लीनियरली, ठीक है, एक होता है रोटेशन, एक होता है रोटेशन। ठीक है, मतलब ये लीनियर मतलब क्या, आपका ये चीज जो हम लोग डिफ्लेक्शन कहते हैं, ये भी हो सकता है। इसको जनरली डेल्टा नहीं तो ये वाला स्मॉल डेल्टा भी यूज करते हैं, डेल भी यूज करते हैं। रोटेशन डेफिनेटली इसको कभी कभी स्लोप भी कहा जाता है, उसको थीटा से करते हैं। और इसको रेडियन में, याद रखिए रेडियन में हमेशा होता है। मतलब मैं अगर आपको एग्जांपल दूं इसी चीज का, डिफ्लेक्शन हम लोग बाद में ही पढ़ेंगे एक बार। मान लीजिए एक रोलर है, ठीक है, एक ऊपर उसके ऊपर बीम है, इस तरफ है कुछ और, ठीक है, मैंने ड्रॉ नहीं किया। तो आप अगर पुश करेंगे इसको, मतलब एक फोर्स देंगे इस तरफ से, तो बेसिकली क्या होगा, दिस विल टेक अनदर कलर, दिस विल डेफिनेटली गो हियर अ बिट। ठीक है, तो ये दिस इज नॉट डिस्प्लेसमेंट एग्जैक्टली, व्हाट डिफ्लेक्शन आई एम टॉकिंग अबाउट, ये एक डिस्टेंस क्रिएट हुआ। तो मैं जो बोल रहा हूँ डिफ्लेक्शन, उसको समझने के लिए आपका सबसे आसान तरीका है, मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए इस तरफ रोलर हो गया, इस तरफ ये हो गया, आपने कुछ लोड दिया, मान लीजिए एक बीम है, उसके ऊपर आपने 100 किलो न्यूटन का एक लोड दिया, तो डेफिनेटली आपका क्या हो सकता है, इस पे हो सकता है, एक तो ये बीम ऐसे डिफ्लेक्ट करेंगे, ठीक है, बीम ऐसे आपका डिफ्लेक्ट करेंगे, तो ओरिजिनल जो पोजीशन था एक्सिस का, वो यहाँ तक आ जाएगा। तो ये आपका हो गया डिफ्लेक्शन। और रोटेशन किया, तो इसके वजह से अगर मैं ये वाला पार्ट फिर से ड्रॉ करूं, तो बेसिकली जब ये ऐसा होगा, रोलर रोलर तो रोटेशन अलाउ करता है, तो ये कुछ ऐसा होगा। ठीक है, तो इसके क्या होगा कि फाइनली इसके बेसिस पे एक एंगल बन सकता है। इसके बारे में हम लोग और डिस्कस करेंगे बाद में। तो बस आप फोर्स मेथड अभी के लिए ये याद रखिएगा कि फोर्स मेथड और डिस्प्लेसमेंट मेथड हो सकते हैं। ओके, ओके। तो एज यू कैन सी आउट हियर, जो मैंने नोट्स दिया था उस पे थोड़ा जाते हैं चीजों पे। ये वाला है, होप यू कैन सी, मैं थोड़ा और जूम कर देता हूँ। ज़्यादा हो गया, ओके। ओके, सो लाइक आई मेंशन, फोर्स मेथड को हम लोग कंपैटिबिलिटी मेथड
और नहीं तो फ्लेक्सिबिलिटी मेथड भी कहते हैं। और डिस्प्लेसमेंट मेथड को इक्विलिब्रियम मेथड, नहीं तो स्टीफनेस मेथड, ये सब याद रखिएगा, कभी कभी ऐसे घुमा के पूछते हैं ये लोग, ठीक है। तो फोर्स मेथड में लाइक वी डिस्कस, फोर्सेस आर अननोन, डिस्प्लेसमेंट में डिस्प्लेसमेंट आर अननोन, ठीक है। फोर्स मेथड में डिफरेंस क्या है दोनों में, कंपैटिबिलिटी कंडीशंस आर यूज्ड टू कैलकुलेट द कंपैटिबिलिटी इक्वेशन यूज करेंगे अननोन फोर्सेस जानने के लिए, पर इन डिस्प्लेसमेंट इक्विलिब्रियम कंडीशंस आर यूज्ड टू कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट। ये जब हम लोग यूज करेंगे तब और क्लियर हो जाएगा, अभी के लिए बस नोट के हिसाब से व्हाट इंपॉर्टेंट इज, इसमें पूरा इंपॉर्टेंट क्या है, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट बट दिस इज बिट रिक्वायर्ड। अगर आपका जो आप लोगों ने थोड़ा क्लास मॉड्यूल में कैलकुलेट किया था, इफ ds is less than dk, static indeterminacy is less than kinematic indeterminacy, तो हम लोग फोर्स मेथड प्रेफर करेंगे। और अगर काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी स्टैटिक इंडिटरमिनेसी से कम हो गया तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट मेथड यूज करेंगे। क्लियर? इट ऑल डिपेंड्स अपॉन आप लोग क्या कैलकुलेट करेंगे। मतलब कहने का मतलब ये है, अगर आपने गलती से, कोई भी इंजीनियर अगर गलती से डीएस और डीके गलत कैलकुलेट कर दिया, तो इसके बेसिस पे सारा मेथड्स आप लोग को अलग हो जाएगा। अलग होने से आपका फाइनल एनालिसिस आएगा नहीं, ठीक है। तो यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट दिस थिंग्स, ओके। ओके, अदर देन दैट फोर्स मेथड में हम लोग, these are the methods that we will be considering: method of consistent deformation, strain energy method, three moment method or Clapeyron's method, flexibility matrix, column analogy। फोर्स मेथड के अंदर ये है। और डिस्प्लेसमेंट मेथड के अंदर क्या है, डिफ्लेक्शन मेथड, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, काइनेटिक्स मेथड। ये जो चीजें हैं, ये जो हम लोग मेथड्स कर रहे हैं, ये मेथड्स पे एक एक एक्चुअली चैप्टर होता है आप लोग का, ठीक है। एक एक मेथड्स पे एक एक चैप्टर आप लोग चेक कर सकते हैं आपका सिलेबस। तो मोर ओवर this is generally asked in most of the competitive exam। competitive exam में आपको बता देगा कि इनमें से फोर्स मेथड कौन सा है। ये मेथड ऑफ कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन दे देगा, स्लोप डिफ्लेक्शन और मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन और काइनेटिक्स मेथड दे देगा। तो उस हिसाब को ध्यान देना है कि फोर्स मेथड के अंदर कौन सा मेथड्स आते हैं और डिस्प्लेसमेंट मेथड के अंदर कौन सा मेथड्स आते हैं, ठीक है। अब ये जो मेथड्स है, ये फोर्स मेथड हो या डिस्प्लेसमेंट मेथड है, ये एक्चुअली आपको एग्जैक्ट वैल्यू देंगे, ठीक है। एग्जैक्ट वैल्यू देंगे, सो दीज आर एक्चुअली कॉल्ड एग्जैक्ट मेथड्स, ठीक है। दीज आर कॉल्ड एग्जैक्ट मेथड्स। बट द प्रॉब्लम इज कि ये वाला जो जितना मेथड्स मैंने बताया, फोर्स मेथड में सारा और ये डिस्प्लेसमेंट मेथड, ये दोनों मेथड्स तभी काम आएंगे जब आपका डीएस का वैल्यू और डीके का वैल्यू बहुत कम हो। अगर बहुत ज्यादा हो तो दिस मेथड्स मे नॉट वर्क। तो मान लीजिए, और मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा ही होता है, क्योंकि आप मान लीजिए कि आपके पास एक बिल्डिंग है, मतलब 8 स्टोरी बिल्डिंग, तो स्टोरी तो ड्रॉ नहीं करूंगा, वट एवर, किसी एक पूरा बहुत बिल्डिंग है, ऊपर से 3D है, ठीक है, ऊपर से 3D है। तो उस हिसाब से अगर बिल्डिंग है आपका, तो डेफिनेटली ये बिल्डिंग में ये मल्टी स्टोरी फ्रेम, बिल्डिंग मतलब फ्रेम, इसमें आपका डीएस और डीके का वैल्यू काफी ज्यादा आ सकता है। तो इन दिस सिचुएशन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एग्जैक्ट मेथड, ये सब मेथड जनरली यूज नहीं करते। तो हम लोग इजी पर्पस के लिए, बस इजी पर्पस के लिए हम लोग उसको अप्रोक्सीमेट मेथड यूज करते हैं। अप्रोक्सीमेट मेथड यूज करते हैं। इसको कहाँ यूज करते हैं, जब आपका डीके और डीएस का वैल्यू बहुत ज्यादा हो,
स्पेशली इन बिल्डिंग फ्रेम्स एंड ऑल। ठीक है, तो इसके बारे में ये जो अप्रोक्सीमेट मेथड है आप लोग 7 से में, पहले तो अभी नया सिलेबस तो मैंने देखा नहीं, पहले हम लोग 7 सेम में हम लोग पढ़ते थे। 7 सेम में हम लोग डायरेक्टली पढ़ते थे उसको अप्रोक्सीमेट मेथड। ठीक है, तो यही मेंशन किया गया है ये चीज। ठीक है, note all the above methods are exact methods, whereas the value of DES and DK are very small. But if we consider a multi-story building where the value of DES and DK may be more, we go for approximate method. Approximate method दो प्रकार का होता है, दो टाइप्स का, एक है कैंटिलीवर मेथड और पोर्टेल मेथड. This you do not require out here. ठीक है, now कुछ नोट्स के हिसाब से मैंने मेंशन किया, आप लोग पढ़ सकते हो इसको कि डिफ्लेक्शन क्यों जरूरत है. अच्छा, मतलब व्हाई डिफ्लेक्शन हैज टू बी केप्ट अंडर परमिसिबल लिमिट, क्यों रखना चाहिए, हम लोगों ने कुछ मेंशन किया, आप लोग इसको पढ़ सकते हैं, कुछ नया नहीं है. तो वही चीज थोड़ा और मेंशन करना चाहता हूँ मैं इस पे, इज होप यू कैन सी दैट. ओके, तो ये जो पहले मेंशन किया हम लोग मेंशन किए थे आपका, जस्ट अ सेकंड. ओके, सो एज यू कैन सी, जो दो मेथड्स, फोर्स मेथड और डिस्प्लेसमेंट मेथड is used for what kind of structures? It is used for indeterminate structures. But if you want to analyze, जो आप लोग का सॉम में है, if you want to analyze determinant beams, frames, ये सब जो determinant structures है, तो उनके लिए कुछ मेथड्स है, ये आप लोग सॉम में डेफिनेटली पढ़ेंगे, हम लोग कुछ कुछ यहाँ भी पढ़ेंगे, बस सॉम में मैक्सिमम चीजें हैं, और नहीं तो शायद ईएम वगैरह में आप लोग मेंशन कहीं हुआ होगा. तो द मेथड्स फॉर डिटरमिनिंग डिफ्लेक्शन in determinant beams or frames are double integration method, मैक्यूलेस मेथड बोलते हैं उसको, मोमेंट एरिया मेथड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हम लोग जनरली प्रेफर करते हैं. ठीक है, कंजुगेट बीम मेथड, ठीक है, स्ट्रेन एनर्जी मेथड, कैस्टिग्लियानो, यूनिट लोड. ठीक है, ये कुछ मेथड्स होते हैं, आप बस अभी के लिए एट दिस पॉइंट आप बस नाम ध्यान रखिए, क्या होता है, कैसे प्रोसेस होता है, डेफिनेटली विल कम टू नो इन बैक. इस पे आप लोग को थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, दिस थिंग्स. ओके, तो लेट मी टेक अ व्हाइट बोर्ड इफ पॉसिबल. ओके, लेट मी टेक अ व्हाइट बोर्ड. ओके, तो हम लोग कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में थोड़ा देख रहे हैं यहाँ. ठीक है, तो जैसे मैंने बोला, डिस्प्लेसमेंट आपका दो दो प्रकार का हम लोग कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, डिस्प्लेसमेंट दो प्रकार का, एक है आपका जो हम लोग डिफ्लेक्शन कहते हैं, डेल्टा भी कहते हैं, नहीं तो हम लोग डेल भी कहते हैं, और नहीं तो हम लोग का थीटा और रोटेशन भी कहते हैं. ठीक है, रोटेशन मतलब जो रोटेट होगा. ठीक है, तो रोटेशन मतलब आप
एक चीज ध्यान रखिए, मतलब मैं ये कह रहा हूं अगर रोटेशन आपका ऐसे भी हो सकता है, जस्ट सेकेंड, रोटेशन आप ऐसे भी हो सकता है और नहीं तो ऐसे भी हो सकता है, बेस्ड ऑन द सिचुएशन। तो मतलब कहने का यह है कि इट कैन बी इधर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज ऑल्सो। ठीक है, तो रोटेशन एंगल कैसे पता करेंगे आप लोग? रोटेशन आप पता करेंगे, लेट मी जस्ट शो यू। मतलब रोटेशन आपका, क्या कह रहा था मैं, क्लॉकवाइज भी हो सकता है, क्लॉकवाइज, और नहीं तो एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है। ठीक है, क्लॉकवाइज भी हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है। तो मतलब यहाँ प्लस माइनस का एक कहानी आ जाएगा। ठीक है, अब हाउ विल यू फाइंड आउट दैट इज रोटेशन क्लॉकवाइज है? तो हम लोग जनरली ये करते हैं, अगर ये बीम हो गया, अगर ये एक डिफ्लेक्टेड शेप हो गया, मतलब ऐसे डिफ्लेक्ट होता है, डिफ्लेक्टेड के शेप के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा देर में। ओके, हम लोग जनरली क्या करते हैं, wherever I want to find out the slope or rotation, I just, ध्यान से सुनिएगा इस चीज को, I just draw a tangent to it। मतलब मुझे चाहिए कि इस पोजीशन पे, इस पोजीशन मतलब A पे what is the rotation, what I'll be doing, I'll be drawing a tangent, और उसके बाद देखेंगे रोटेशन क्या है। ठीक है, और घूम कैसा रहा है। तो दिस इज द टाइप, जैसे मैं अगर यहाँ हम मुझे इस पॉइंट पे चाहिए, सपोज ये पॉइंट आपका सी हो गया, तो इस पॉइंट पे चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, सिंपल एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगा। तो टेंजेंट आप देखिए कि टेंजेंट में, इस टेंजेंट और स्लोप में जो शेप है उसमें कोई भी एंगल नहीं है, मतलब यहाँ स्लोप आपका 0 हो गया, सिंपल। तो मतलब यू जस्ट हैव टू ड्रॉ अ टेंजेंट वेयर, ओके, इस चीज को कहते हैं इलास्टिक कर्व। इस चीज को कहते हैं, ये जो शेप है इसको कहते हैं इलास्टिक कर्व। तो व्हाट आई विल बी डूइंग, आई विल बी ड्राइंग अ टेंजेंट टू द इलास्टिक कर्व, इलास्टिक कर्व, टेंजेंट वेयर, टेंजेंट एट द पॉइंट, जिस पॉइंट में हमें चाहिए, टू द इलास्टिक कर्व, टू फाइंड द स्लोप। ठीक है, so you have to remember that, that means you need to know what is the shape of the इलास्टिक कर्व। हम लोग को इलास्टिक कर्व का जरूरत पड़ेगा, बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगा। ओके, तो लेट्स सी व्हाट एक्चुअली आई मीन बाय दैट। ठीक है, ओके, अब एक डिफरेंस आता है इलास्टिक कर्व, जो जनरली कंफ्यूज होता है बहुत, इलास्टिक कर्व वर्सेस, मान लीजिए इलास्टिक कर्व और डिफ्लेक्टेड शेप, डिफ्लेक्टेड शेप। ठीक है, तो उसके लिए मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। मान लीजिए कि एक ऐसा कोई स्ट्रक्चर है, ठीक है, ऐसा कोई स्ट्रक्चर है, आई विल ट्राई टू ड्रॉ, ऐसा कोई एक पॉइंट है, उसको इमेजिन करने का कोशिश कीजिएगा आप लोग। दिस इज ऑल स्ट्रेट बॉडी, ओके। नाउ अगर मैंने यहाँ एक फोर्स लगाया, तो अगर डिफ्लेक्टेड शेप फाइंड करना है, डिफ्लेक्टेड शेप कुछ ये वाला डिफ्लेक्टेड, यू हैव टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस, ओके, इलास्टिक कर्व और उसमें क्या डिफरेंस है। तो
ये आपका डिफ्लेक्टेड शेप हो गया, ये आपका डिफ्लेक्टेड शेप। और इलास्टिक क्या होगा, इलास्टिक का अब मैं आपको बता देता हूं। अगर मैं एक फिक्स लिया, जहां ये फिक्स है, इसलिए ये डिफ्लेक्टेड होगा क्योंकि यहाँ आप जैसे पिन जैसा लगाया, तो इट विल नॉट, इट विल रोटेट। तो इफ आई रेस्ट्रिक्ट द रोटेट, मैं अगर रोटेट करने नहीं ना दूं, मान लीजिए फिक्स, फिक्स में क्या होता है कि रोटेशन करने ही नहीं देगा, ठीक है। तो इसका शेप, लेट मी टेक अनदर व्हिच इज विजिबल, इसका शेप कुछ, अगर मैं यहाँ से करूं, ये तो घूम सकता है, ये वाला पार्ट, नीचे वाला पार्ट तो घूम सकता है पर ऊपर वाला पार्ट नहीं घूम सकता। तो इसका कुछ ऐसा आएगा। तो चेक द डिफरेंस बिटवीन दिस इज द इलास्टिक कर्व एक्चुअली। और हमें इलास्टिक कर्व बहुत जरूरत होगा। बट मैं आपको एक चीज भी बता देता हूँ इन द मीन टाइम। इन द मीन टाइम मैं और एक चीज बता देता हूँ, तो ध्यान रखिए इस चीज को, मैंने नोट्स में भी दिया है। ऑल इलास्टिक कर्व्स आर डिफ्लेक्टेड शेप। All elastic curves are deflected shape, but all deflected shape are not elastic curves. ठीक है, तो जितना भी इलास्टिक कर्व है वो डिफ्लेक्टेड शेप हो सकता है और है, पर ऐसा नहीं है कि उल्टा भी होगा कि डिफ्लेक्टेड, हर डिफ्लेक्टेड शेप इलास्टिक कर्व होगा। तो इलास्टिक कर्व्स आपको उस हिसाब से समझना है, और हम लोग को इलास्टिक कर्व्स ही प्रैक्टिस करना है, इलास्टिक कर्व कैसे होगा। ठीक है, ओके। सो बिफोर मूविंग हम लोग थोड़ा इलास्टिक कर्व्स के बारे में पढ़ेंगे। ये जनरली बहुत लोग स्किप कर देते हैं। इन आई हैव सीन, आई हैव हर्ड in coaching and all these kind of things are not directly taught. Reason is that कि इसमें time waste होता है और इससे बस concept होता है। अभी you cannot spend so much time on उसमें बस values आपको याद रख के आपको time बचाना होता है competitive exam में। But जब भी इंटरव्यू वगैरह का बात आ जाता है तो देयर दिस काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो वी आर डीलिंग विद दैट। ठीक है, और ऐसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई भी स्ट्रक्चर आपके पास हो एंड यू डू नॉट नो हाउ इट डिफ्लेक्ट्स, तो यू कैन नॉट जज दैट। ओके, मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि विजुअल इंस्पेक्शन से कोई भी एक स्ट्रक्चर आ गया, बिल्डिंग आ गया, वो बिल्डिंग के सपोर्ट्स वगैरह को देख के आप एटलीस्ट प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इसका डिफ्लेक्टेड शेप ऐसा होगा, मतलब ऐसा डिफ्लेक्ट कर सकता है वो। तो वो डिफ्लेक्शन आपके लिए सही होगा, गलत होगा, कि मतलब सेफ होगा, अनसेफ होगा, दैट शुड बी एक्चुअली एक्सेस, मतलब उसको एक्सेस करना चाहिए, मतलब उसका बारे में हम लोग को पता होना चाहिए। तो हम लोग थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे उसके बारे में। ठीक है, हम आप लोग भी जो मैंने इसमें दो होमवर्क्स भी दिए हैं, ठीक है, उस पे हम लोग डेफिनेटली आप लोग को करना चाहिए। तो ड्राइंग इलास्टिक कर्व्स, ठीक है, आपको ड्राइंग इलास्टिक कर्व्स, ये क्यों हम लोग एक्चुअली बीम डिफ्लेक्शन के लिए कर रहे हैं, बीम डिफ्लेक्ट कैसे होगा और किस शेप में होगा। ठीक है, हम लोग अभी वैल्यूज के बारे में नहीं कह रहे हैं, वी आर जस्ट डीलिंग विद द शेप ऑफ इट। ओके,
तो what I actually mean that अगर आपके पास एक बीम होगा ऐसा जो सिंपली सपोर्टेड है, मान लीजिए इस तरफ आपका रोलर है और इस तरफ आपका हिंज है, ठीक है। और मैंने क्या किया, यहाँ एक लोड दे दिया W, ठीक है। तो व्हाट डू यू थिंक विल हैपन, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? तो डेफिनेटली क्या होगा, मैं यहाँ ध्यान देना चाहता हूँ, जिस तरफ लोड है उस तरफ उसी साइड में आपका डिफ्लेक्ट होगा। पहली बात तो ये, ठीक है, पहली बात तो ये ऐसे होगा, ठीक है, डेफिनेटली होगा, ठीक है। अब इस पे आते हैं, इस पॉइंट पे आते हैं। इस पॉइंट क्या है, रोलर है। तो रोलर होने से क्या होगा, रोलर डेफिनेटली आप लोग पहला सब्जेक्ट में, पहला मॉड्यूल में पढ़ ही चुके हैं, ठीक है, कि ये वर्टिकल, वन सेकंड, आई कैन टेक अ डिफरेंट कलर इफ आई वांट। ये वर्टिकल अलाउ नहीं करेंगे, मतलब ऊपर जाने नहीं देगा, ठीक है, बट उसका रोटेशन करने देगा ये, मतलब ये इस तरफ से रोटेट हो सकता है और इस तरफ तो जा ही सकता है, पर ये रोटेट होने देगा। तो रोटेट होने देगा मतलब कैसे रोटेट होगा, ऐसे अगर आप लोड देंगे, मान लीजिए ऐसा लोड देंगे, तो ये ऐसे रोटेट होगा, माने ये क्लॉकवाइज रोटेट होगा। ध्यान देने का कोशिश कीजिए, थोड़ा इमेजिन कीजिए इस चीज को। जब आप प्रेशर करेंगे तो ये कोशिश करेगा कि इस हिसाब से आए। इस सपोर्ट पे क्या होगा, अगेन रोटेशन अलाउ करेगा, ठीक है, रोटेशन तो अलाउ करेगा डेफिनेटली, ठीक है। और किस तरफ से करेगा, आप अगर ध्यान दे, ऑफकोर्स ऐसा नहीं करेगा, वो एंटी क्लॉकवाइज करेगा, ठीक है, वो एंटी क्लॉकवाइज करेगा। तो इसीलिए ये आपका शेप ये हो गया आपका इलास्टिक का। तो हम लोग सिंपली कैसे ड्रॉ करते हैं, अगर ये सिंपली सपोर्टेड बीम हो गया, बाद में हम लोग जल्दी जल्दी में कैसा करेंगे, एक ऐसा फोर्स हो गया तो इसका डिफ्लेक्टेड शेप होगा ये, ठीक है, डिफ्लेक्टेड शेप होगा ये। मतलब कहने का मतलब है, अगर मुझे, इसमें दो चीजें हैं, एक तो ये डिफ्लेक्शन, इसको डेल्टा कहते हैं, जिस तरफ से लोड होगा उसी तरफ से उसी उसी डायरेक्शन में आपका डिफ्लेक्शन आएगा। ये जनरली हम लोग डिफ्लेक्शन को एमएम में करते हैं। यहाँ क्या होगा, डेफिनेटली एक रोटेशन है तो इसमें एंगल आएगा। एंगल कैसे ड्रॉ करेंगे, हम लोग एक टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे और ये क्लॉकवाइज आएगा, तो क्लॉकवाइज मतलब ऐसे, ये हो गया आपका थीटा। मान लीजिए अगर ए हो गया तो थीटा ए। और यहाँ कैसे आएगा, इस पॉइंट में रोटेशन चाहिए मुझे, तो ये टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। और यहाँ कैसे आएगा, सोचे एंटी क्लॉकवाइज, तो हम लोग एंटी क्लॉकवाइज एक डायरेक्शन देंगे, तो ये हो गया थीटा बी, मतलब अगर ये बी पॉइंट हो गया तो वही चीज में अगर मुझे मान लीजिए इस पॉइंट पे चाहिए रोटेशन, क्या होगा, मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगा। और देखिए टेंजेंट में हम लोग का कोई भी एंगल नहीं बना है, तो इस पॉइंट पे अगर सी है तो थीटा सी कितना होगा आपका, थीटा सी हो गया 0, ठीक है। ये आपका रोटेशन हो गया। और डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन इसको हम लोग को फाइंड आउट करना पड़ेगा। यहाँ डिफ्लेक्शन कितना होगा, यहाँ डिफ्लेक्शन 0 होगा। कैसे 0 होगा, क्योंकि ये तो ऊपर मूव करने ही नहीं दे रहा है। अगर ऐसा होता कि उसको मूव करने के लिए दे रहा है, मतलब आपका अगर कोई भी एक स्ट्रक्चर, मान लीजिए कि ऐसा अगर कोई एक स्ट्रक्चर ऐसा आपको यहाँ तक मूव कर दिया, तो
ऐसा मतलब सॉरी जस्ट अ सेकंड, मतलब आपका ऐसा एक डिफ्लेक्टेड शेप आ गया, मतलब आपको ओरिजिनल पोजीशन से आप मूव कर चुके हैं, तो ये आपका डेल्टा बन सकता था, पर यहाँ इन दिस सिचुएशन जस्ट अ सेकंड, इन दिस सिचुएशन आपका नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गया इलास्टिक कर्व आप कैसे ड्रॉ करेंगे। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, थोड़ा क्लियर होगा। अगर क्लियर नहीं हो, 2-3 बार इस चीज को रिपीट कीजिएगा तो और समझ में आ जाएगा ये चीज। ठीक है, अगर मैंने एक मान लीजिए कैंटिलीवर लिया, कैंटिलीवर कैसा दिखता है, समथिंग ऑफ दिस काइंड। ठीक है, यहाँ फिक्स है, ये फ्री है। तो मान लीजिए मैंने एक लोड डाल दिया, ऐसे किया, मतलब ये तो मूव नहीं कर सकता, ये ना रोटेट, या हम लोग का यहाँ क्या था, इफ यू रिमेम्बर हम लोग यहाँ 3 रिएक्शंस करते थे, 1 2 और रोटेशन 1, मतलब यहाँ कोई सी भी तरह का मूवमेंट हम लोग का था नहीं। मतलब क्या, मैं अगर आपको बोले कि यहाँ डिफ्लेक्शन कितना है, आप बोलेंगे सर 0। यहाँ रोटेशन कितना है सर 0, यहाँ रोटेट हो ही नहीं सकता। ठीक है, मतलब मैं ये श्योर हूं कि डिफ्लेक्शन और रोटेशन यहाँ क्या है, इस पॉइंट पे मतलब बी पॉइंट पे जहां लोड है, तो डेफिनेटली लोड होने से थोड़ा बहुत तो इसका डिफ्लेक्ट होगा नीचे, मतलब ये पुश आ जाएगा, इसको मतलब रेजिस्ट करने के लिए कुछ नहीं है, तो यहाँ तक डेफिनेटली आ जाएगा। तो जब आ जाएगा ये चीज, हम लोग को ये ध्यान रखना है कि हम लोग को किसी भी तरह का डेल्टा और थीटा नहीं देना है। तो नहीं देना है तो मतलब क्या, यहाँ तो 0 रहेगा कुछ एक पॉइंट तक, बट यहाँ आपको 0 नहीं रहेगा। ये हो गया आपका शेप। तो ये आपका डेल्टा हो गया, और जिस पॉइंट पे चाहिए उस पॉइंट पे हम लोग एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और थीटा आपको मिल जाएगा। ठीक है, ओके, कुछ और कोशिश करते हैं इसी पे। मान लीजिए हम लोग के पास दिस थिंग्स आर बेटर इफ इट वाज अ लाइव, मतलब ऑफलाइन क्लास होने से और अच्छा होता, पर ठीक है कोई बात नहीं, कोशिश करेंगे थोड़ा। ऐसा एक सिचुएशन है, तो आपको पहले दो चीजें जब आप इलास्टिक कर्व ड्रॉ करेंगे तो हम लोग को दो चीजें देखना है, लोड क्या है, सपोर्ट क्या है। ठीक है, ये बात सोचना है आपको, कुछ याद नहीं रखना है, यहाँ हम लोग कुछ याद नहीं रखेंगे। अब आप अगर इस तरफ देखेंगे, इस पॉइंट पे मान लीजिए ये ए है, एक लोड भी दे दिया, चलो इस लोड को क्या कहते हैं, यूडीएल। मेरे हिसाब से आप लोग को पता होना चाहिए, इसको हम लोग डब्ल्यू किलो न्यूटन पर मीटर में कैलकुलेट करते हैं, जो इससे फर्क नहीं पड़ता इतना भी। ओके, और ये है रोलर बी, और यहाँ मान लीजिए सी। तो इस पॉइंट पे क्या होगा, इस पॉइंट पे हम लोग श्योर है किसी भी तरह का डिफ्लेक्शन नहीं होगा, मतलब डेल आपका श्योर सो 0 है। रोटेशन होगा क्या, रोटेशन भी नहीं होगा। इसके बारे में आपको कंफ्यूजन है, रोटेशन क्यों नहीं होगा, आप लोग फिर से एक बार जा सकते हैं कि सपोर्ट कैसे बिहेव करता था, सेकेंड या थर्ड, सेकेंड क्लास में ही मैंने बताया था। तो ये डिफ्लेक्शन ऐसे हो गया, और रोटेशन भी 0 ही है इस पॉइंट पे ए पे। अब आता है यहाँ, मान लीजिए हम लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि ये बिहेव कैसे करेगा। ठीक है, इस पॉइंट पे क्या होगा, इस पॉइंट पे रोटेशन तो 0 नहीं होगा क्योंकि ये रोटेट करने देगा, रोलर रोलर है, पर डिफ्लेक्शन डेफिनेटली 0 होगा क्योंकि ये ऊपर नहीं जाने देगा, कोई भी डिफ्लेक्शन आप उसको अलाउ नहीं कर सकते इस सिचुएशन पे, क्योंकि आपका फोर्सेस ऐसा लग रहा है।
ठीक है, ये हो गया। इस लोड के वजह से बीच में क्या होगा, ये लोड के वजह से डेफिनेटली ऐसे डिफ्लेक्ट, मतलब ऐसे इसको डाउनवर्ड मूवमेंट एक कोशिश करेगा, मतलब ये लोड के वजह से, ये लोड के वजह से क्या करेगा, एक डाउनवर्ड मूवमेंट इसको, मतलब वो उसको पुश करेगा ऐसा। तो ये कंडीशन अगर आपका दिमाग में लगा है, हम लोग कैसे ड्रॉ करते हैं डिफ्लेक्टेड शेप, मान लीजिए कि ये फिर से एक बार ड्रॉ कर दिया मैंने यहाँ रोलर। एक तो यहाँ डिफ्लेक्टेड भी 0 है, रोटेशन भी 0, मतलब हम लोग यहाँ थोड़ा स्ट्रेट रखेंगे। फिर यहाँ थीटा क्या है, 0, हम लोगों ने बताया था ना 0 है इसमें। तो लोड की वजह से वो नीचे जाएगा, नीचे गया। अब इस सिचुएशन पे देखिए, इस सिचुएशन में मुझे क्या करना है, मुझे रोटेशन तो जरूरत चाहिए इस सिचुएशन पे, पर डेल 0 चाहिए, मतलब यहाँ मुझे कोई भी एक डिस्टेंस नहीं चाहिए। तो एक ही पॉसिबल है, हम लोग ऐसे रहे, ये थोड़ा टेढ़ा है पर ये कर्व ऐसा, तो ये सिचुएशन है। ठीक है, ये सारा चीज एक बार खुद करके देखिएगा तब और क्लियर होगा। एक चौथा देखते हैं। वरना क्या होगा, आपको याद करके रखना पड़ेगा कैसा शेप होगा, तो ये तो एकदम बेवकूफी वाला बात हो जाएगा अगर आप याद करके रखेंगे। स्ट्रक्चर एनालिसिस में बहुत कम चीजें याद करना होता है आपको। ठीक है, चलिए मैं एक आपको दे दिया, तो थिंक वही हम लोग क्या करेंगे, यहाँ एक लोड दे देते हैं। तो पहली बात तो लोड की वजह से नीचे तो आएगा, श्योर नीचे आएगा, मतलब ऐसे ऊपर से लोड देता तो ऊपर आता, नीचे ऊपर से दे रहा तो नीचे आएगा लोड। ठीक है, और इसी डायरेक्शन में आएगा। तो यहाँ तो डेल पक्का है। ठीक है, इस सिचुएशन में क्या होगा, ना डेल होगा ना थीटा होगा। इस सिचुएशन में क्या होगा, रोलर है तो डेल तो 0 होगा, पर थीटा 0 नहीं होगा। ये इस पे, अब इस सिचुएशन पे हम लोग ड्रॉ करने का कोशिश करते हैं। सपोर्ट और लोड देखना है, बाकी कुछ नहीं देखना है। जीरो, ये डाउनवर्ड होगा डेल, तो आ गया ऐसे। यहाँ रोटेशन है पर डिफ्लेक्शन कुछ भी है नहीं। अब क्योंकि यहाँ रेजिस्ट करने के लिए कुछ नहीं है, तो डेफिनेटली ये ऊपर जाएगा। तो आपके पास अगर कोई जिंदगी में ऐसा बीम दिखा आपको, तो डिफ्लेक्शन ऐसा होगा, कुछ ना कभी ये बीम ऐसा हो ही जाएगा। ठीक है, ये हो गया इलास्टिक का ड्रॉ करने का तरीका। बाकी थियोरिटिकल ऐसा बहुत सारा चीज, बहुत सारा बुक्स में बहुत सारा चीज होगा। अच्छा, आपको अगर ये पूछूं मैं कि इस एरिया पे आपका एंगल कैसे बना रहा है, मतलब क्लॉकवाइज बना रहा है या एंटी क्लॉकवाइज, उस पे सोचना पड़ेगा। तो आप देखिए कि ये जब ऐसे रोटेट करेगा तो ये क्लॉकवाइज करने का कोशिश करेगा, तो इसलिए हम लोगों ने ऐसे कर दिया। तो आप ध्यान रखिए इस चीज को, इस पोजीशन पे क्या होगा, ये ऐसे करने का कोशिश करेगा। थोड़ा कॉमन सेंस का बात है, तो डेफिनेटली इसलिए हम लोगों ने ऊपर किया। ठीक है, ये जो क्लॉकवाइज थीटा होगा आपका, ये आपका क्लॉकवाइज हम लोग के लिए, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में वैल्यूज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वैल्यूज में कुछ फर्क नहीं, जैसे ये 1 रेडियन हो गया क्लॉकवाइज में, तो वही चीज एंटी क्लॉकवाइज में -1 रेडियन हो जाएगा, उतना ही चीज है, या उसका उल्टा। ठीक है, उतना ही चीज है। माइनस का आपका स्ट्रक्चरल एनालिसिस में एक ही मीनिंग है, याद रखिएगा, एक ही मीनिंग है कि डायरेक्शन आपका उस हिसाब से लिया गया। ठीक है, चलिए और एक कर लेते हैं। इस पे बस सोचना है और कुछ नहीं, सोच के ही यूज करना है।
ओके, मान लीजिए यहाँ मैंने एक लोड दे दिया, तो लोड दे दिया तो क्या होगा बेसिकली, एक तो यहाँ डिफ्लेक्शन 0 है, रोटेशन पर 0 नहीं है। ये लोड के वजह से ये नीचे आएगा, ठीक है। यहाँ क्या होगा, यहाँ आपका रोटेशन, ये भी नॉट 0, रोटेशन रहेगा, डिफ्लेक्शन 0 होगा। सेम, रोटेशन नॉट 0, रोटेशन नॉट 0। तो उसी कंडीशन पे आप हम लोग अगर यूज करेंगे तो कैसे होगा, एक तो ये हो गया, ठीक है। अब ये क्या करेगा, जब ऐसे होगा तो ये क्लॉकवाइज रोटेट करने का कोशिश करेगा, ये क्लॉकवाइज एक रोटेशन देगा, मतलब ये तो भैया एक क्लॉकवाइज हो गया, थीटा। तो ये क्लॉकवाइज रहेगा इसके तरह, पर यहाँ हम लोग का थीटा नॉन जीरो पर डिफ्लेक्शन 0 है, डिफ्लेक्शन 0 होने के लिए हम लोग को यहाँ तक आना ही पड़ेगा। तो हम लोग ऐसे हमें आना पड़ेगा। तो देखिए यही, ये सिचुएशन पे क्या होगा, ये क्या कोशिश करेगा, ये देखिए, मान लीजिए कि कभी अगर टेंशन हो तो आप इस से कोशिश कीजिए कि एक फ्लेक्सिबल रॉड है आपके पास, एकदम फ्लेक्सिबल, तो वो किस तरह का सा बिहेव करेगा। अगर इस सिचुएशन में क्या होगा, आपको लोड ऐसा नीचे जा रहा है तो क्या होगा, ये एंटी क्लॉकवाइज मारने का कोशिश करेगा, ऐसे जाने का कोशिश करेगा, तो ऐसे का कोशिश करेगा तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया, एंटी क्लॉकवाइज हो गया तो यहाँ भी एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, मतलब ऐसे जाएगा जाके ये, क्योंकि यहाँ हम लोग को डिफ्लेक्शन 0 करना है, पर थीटा 0 नहीं है, डेफिनेटली थीटा 0 नहीं है। अगर हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो यहाँ एक हम लोग को रोटेशन मिलेगा। सेम हियर, अगर मैं यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करूँ तो यहाँ एक रोटेशन मिलेगा मुझे, ठीक है। तो ये हो गया एक डिफ्लेक्टेड शेप। इसमें हम लोग बहुत अलग अलग तरीके से जा सकते हैं, ठीक है। मैंने कुछ और ज्यादा एग्जांपल्स दिया, तो उस एग्जांपल्स को हम लोग चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। कुछ होमवर्क्स भी है, तो उस होमवर्क्स को भी यूज कीजिएगा आप लोग, अगर नहीं करेंगे तो प्रैक्टिस नहीं होगा। ओके, और एक लास्ट ट्राई कर लेते हैं जो आप लोग को यूज होगा बाद में, ठीक है। एक फिक्स बीम जो घर में होता है, तो घर में एक्चुअली बीम कैसे डिफ्लेक्ट होगा, हालांकि घर में पॉइंट लोड नहीं होता, बट ओके आई विल कंसीडर दिस। तो यहाँ क्या है, रोटेशन नहीं होगा, फिक्स है, ये भी नहीं होगा, फिक्स है, मतलब 0 है। यहाँ सेम, बट यहाँ डाउनवर्ड डिफ्लेक्ट होगा। तो डाउनवर्ड डिफ्लेक्ट होगा तो एक तो भैया ऐसे तो आएगा ही, पर यहाँ 0, यहाँ इस पॉइंट पे 0 करना है, तो ये ऐसे और ऐसे। देखिए, एक होता है आप ऐसे कर दिया, ये 0 नहीं हुआ तो ये एंगल बन रहा है, पर हम लोग कैसे कर रहे हैं पता है, मैं आपको दिखा देता हूँ फिर से, छोटा छोटा चीज हम लोग यहाँ तक लाके यहाँ से हम लोग एक हॉरिजॉन्टल लाइन कर रहे हैं, ताकि यहाँ आपका बने ही ना, ठीक है। यही डिफरेंस है। तो कुछ होमवर्क्स है, उस होमवर्क्स को आप लोग कर सकते हैं। मैं यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ, आप लोग पॉज करके आप इसको कर भी सकते हैं। रोलर, ये मान लीजिए कुछ भी नाम दे दीजिएगा, इसका चाहिए मुझे, कोशिश कीजिएगा।
और एक दे देता हूँ, सेम है बस थोड़ा डिफरेंट है। ये कोशिश कीजिएगा, ठीक है। दिस इज हाउ यू ड्रॉ द इलास्टिक कर्व्स। इलास्टिक कर्व बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इलास्टिक कर्व कैसे ड्रॉ करना है, इस पे हम लोग प्रेडिक्ट भी कर सकते हैं कैसे डिफ्लेक्ट करेगा। नाउ आई जस्ट मेंशन इन द नेक्स्ट वीडियो व्हाट आई विल बी डूइंग, जो हम लोग फोर्स मेथड या डिस्प्लेसमेंट मेथड करेंगे, उसके लिए इजी पर्पस के लिए एक्चुअली क्या था पहले कि जनरली सिलेबस के हिसाब से सॉम आप, आपका पहले फोर्थ सेम में था, फिर एनालिसिस फिफ्थ सेम में था, ठीक है। तो फोर्थ सेम में ऑलरेडी डिफ्लेक्शन वगैरह पढ़ के आते थे स्टूडेंट्स, तो ये ऐसा नहीं होता। अभी क्या हो गया, फोर्थ सेम में दोनों डाल दिया, तो वी हैव टू कीप इन माइंड फ्यू थिंग्स। तो आप लोग के आसानी के लिए व्हाट आई विल बी डूइंग, बिकॉज वी आर डूइंग फोर्स मेथड एंड डिस्प्लेसमेंट मेथड, हम लोग को कुछ डायरेक्टली स्टैंडर्ड वैल्यूज चाहिए होगा, जो आप लोग ऐसे भी याद रखने से अच्छा है। आप लोग को कोई भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम हो, नहीं तो आप लोग को थोड़ा लंबा डिराइव करना पड़ेगा, 1.5 पेज मतलब 1 पेज या 1.5 पेज एक्स्ट्रा पड़ेगा उसके लिए। आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, पर थोड़ा याद रखने से याद हो जाता है। वो याद रखने से कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज है, मैं नोट्स में दे भी चुका, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। लेट्स शो यू ऑल, वन सेकेंड। ये कुछ स्पेशल वैल्यूज है, ठीक है। कुछ one second. जैसे ये वैल्यूज, ठीक है, ये सब वैल्यूज हम लोग को एक्चुअली याद रखना होता है, ठीक है ना। So those things I'll be dealing with in the next videos, and that video will be theoretical again। उस थ्योरी के बेसिस पे मैंने ऑलरेडी नोट्स दे दिया, आप लोग नोट्स चेक कर सकते हैं। और बाकी वीडियो जो मॉड्यूल 1 के थे, प्रैक्टिस पेपर सब मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया, तो आप लोग उस हिसाब से देख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास व्हाट विल बी डूइंग, विल बी डूइंग डीलिंग विद सम इम्पोर्टेंट थ्योरम्स, और उसका न्यूमेरिकल्स हम लोग कोशिश करेंगे करने के लिए। थैंक यू।